Okay students, today we will discuss the problem 1.6 from NCERT, from the electrostatic chapter. Okay, so according to that, consider the three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. ओके तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि हमारे पास है ना कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमारे थ्री वर्टिसेस है ए बी एंड सी, और जो हमारे थ्री वर्टिसेस है उसमें हमारे जो चार्जेस है वो Q1, Q2 और Q3 चार्जेस है, और सारों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो मैग्नीट्यूड हमारा सेम है जो हमारा Q के इक्वल है। ओके, और हर एक जो साइड है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो हर एक साइड है वो L के इक्वल होगी। ओके, और व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जो हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये हमारा सेंट्रॉइड है, इसके ऊपर है ना एक चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, और इसका जो चार्ज है ना इसके ऊपर जो चार्ज है वो सेम चार्ज है जो इनके ऊपर जो चार्ज है। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा B है, B की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, so let us suppose that F2 will be the force that will act at point O, ठीक है ना। जो हमारा फोर्स है F2 है वो एक्ट करेगा इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस चार्ज। इसकी वजह से जो चार्ज A है इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, वो सपोज कर लिया कि वो F1 के इक्वल होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों का सेम नेचर है और हमें पता है कि जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, ऐसे हमारा Q ये चार्ज है, जो हमारा Q चार्ज है जो C पॉइंट पे है, ये भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पॉइंट के ऊपर, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? F3 will be the force and the direction of that force will be this way। ठीक है, अब हमें क्या पता है? अब हमें पता है कि जो हमारा कूलम फोर्स होता है that is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। So what is this Q1 and Q2 is representing? It is representing the two charges। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टू चार्जेस हो जाएंगे, एक ये चार्ज हो जाएगा और एक ये चार्ज हो जाएगा, और जो हमारा R होगा, R क्या होगी? R डिस्टेंस होगी इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ना सबसे पहले इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना हमें वो फाइंड आउट करनी होगी। ओके, सो द डिस्टेंस AO दैट इज इक्वल टू OC दैट इज इक्वल टू OB। ओके, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट लेट अस सपोज दैट इट इज इक्वल टू D, ये हमारा पॉइंट D हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट C हो जाएगा। हमें पता है कि जो हमारी ये लेंथ ये L हो जाएगी और ये हमारी L/2 हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें है ना ये टोटल जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें AD। तो जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है इससे जो हमारा AD है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सो AD विल बी इक्वल टू, AD इज द परपेंडिकुलर एंड हियर इज द हाइपोटेन्यूज वी हैव एंड इट इज द बेस वी हैव। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द रूट ऑफ, तो जो हमारी AD होगी वो किसके इक्वल होगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो दैट इज L स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू L/2 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर बाय 4। तो हमारी ये वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? तो जो हमारा AD है वो किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 एंड इट्स रूट, सो दिस विल बी इक्वल टू 3L स्क्वायर बाय 4 एंड इट्स रूट। अब यहाँ पे देखो L स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर है, ये भी बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास AD बच जाएगा, और AD की वैल्यू हमारी क्या होगी? √3/2 इंटू L। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, AD की पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्राइंगल बनी हुई है, तो यहाँ से भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? नाउ द फ्रॉम ट्राइंगल ODC, जो हमारा ट्राइंगल ODC है वो कौन सा है? ये ट्राइंगल है। ओके, ये O है, ये D है और ये C है, और हमें पता है कि जो हमारी DC है वो किसके इक्वल है? L/2 के इक्वल है, और हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका हर एक जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है।
और जो हम सेंट्रॉइड हम निकालते हैं वो क्या करता है, एंगल को हमारा बाइसेक्ट करता है। तो अगर इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल हमारा 30 हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा 30 के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों एंगल हमारे 30 हो जाएंगे, तो हमारे ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी इक्वल टू 10-30 डिग्री हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा 10-30 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और 10-30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, नाउ परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू ओडी, ओडी विल बी इक्वल टू बेस इंटू 10-30। तो बेस की वैल्यू हमारी L/2 इंटू 10-30। तो जो हमारी 10-30 है, 10-30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 10-30 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, सो OD विल बी इक्वल टू L/2 इंटू 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, 10-30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/√3। ओके, सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू L/2√3। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे OD की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू, AD की भी वैल्यू है, OD की भी वैल्यू है, और अगर मैं पूरी में से AD में से OD माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, AO की वैल्यू बच जाएगी। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, हम अपनी AO की वैल्यू निकाल लेंगे।